ओके स्टूडेंट्स, हम लोग वेरिएशन ऑफ जी पढ़ चुके हैं, यानी जी का वेरिएशन कैसे होता है हाइट पर जाने पर, यानी एल्टीट्यूड पर, और डेप्थ पर जाने पर। दोनों ही कंडीशन में डिक्रीज होता है। तो अब हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं आज कि ग्राफ कैसे मेक होगा उसका। नाउ सपोज दैट कि ये अर्थ का एक शेप है, ये अर्थ का सेंटर है और ये अर्थ का सरफेस है। वी नो दैट कि सरफेस पे ग्रेविटी मैक्सिमम होती है। अगर हम एल्टीट्यूड पे ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होती चली जाती है, और अगर डेप्थ पे जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती चली जाती है। सेंटर पे ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो पहले हम डेप्थ की बात करते हैं कि सपोज दैट कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है सेंटर पे, और यहाँ से फिर वो आ रहा है सरफेस पे, तो इसका मतलब जी इंक्रीज़ होगा जी तक, जी सरफेस तक। कैसे देखते हैं, मान लेते हैं कि ओ पर यानी डेप्थ पर जी डैश की वैल्यू जब हम सरफेस से नीचे की ओर जा रहे हैं तो फॉर्मूला ये लगाते हैं, डेप्थ के लिए हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से हमने डिनोमिनेटर इक्वल किया। अब आर ई माइनस एच, एच क्या है, डेप्थ है। तो जितना भी नीचे आया होगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आर ई माइनस एस, एच क्या बचा, डेप्थ बचा हुआ है। अब आर ई माइनस एच को हमने स्मॉल आर से डिनोट किया है। बाकी चीज़ें कॉमन हो गई, ये हम कांस्टेंट लेके हटा सकते हैं, यानी जी डैश आपका प्रोपोर्शनल हो गया आर के। यानी जैसे जैसे आर ई माइनस एच हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आर ई माइनस एच बढ़ाते जाएंगे जी डैश की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अब सेंटर पे आर ई माइनस एच ऑलमोस्ट जीरो होता है, तो जी डैश भी ऑलमोस्ट आपका क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब आर ई माइनस एच में हम एच बढ़ाते चले जाते हैं, एच बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, इतना बढ़ा दें, यहाँ माइनस एच है प्लस एच बढ़ा दें तो सरफेस पे आर ई हो जाता है रेडियस। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब ये आर ई हो जाएगा तो आर ई कैंसिल होकर जी हो जाएगा, यानी जी डैश आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा सरफेस पे, यानी लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज लीनियरली विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम जीरो एट सेंटर। जी डैश ऑलमोस्ट जीरो था सेंटर से, और सरफेस पर जब जाते हैं तो मैक्सिमम होने लगता है। ठीक है, ये लीनियर टाइप से बढ़ता है। यहाँ देख लेते हैं, ये लीनियर मान लिया बढ़ा, ये सेंटर पे हमने मान लिया कि जी डैश जीरो है, आर आपका ज़ीरो है। अब आर आपका इंक्रीज़ कर रहा है, कितना इंक्रीज़ हुआ, आर की वैल्यू आर ई हो गई। आर ई कब होगी, जब जो ये माइनस एच है हम प्लस एच यहाँ कर दें, यानी एच बढ़ाया हमने, तो जी की वैल्यू बढ़ती चली गई लीनियरली, और ये आ गया जी डैश आपका जी पर, सरफे अर्थ के सरफेस पे। तो ये लीनियर ग्राफ आपका बना। अब देखते हैं कि सरफेस से ऊपर जाने पर क्या होगा। तो उसके लिए अब क्या है, हाइट इंक्रीज, हमने डेप्थ लिया था, अब हाइट इंक्रीज करेंगे। तो अब जी डैश एज एल्टीट्यूड वाला फार्मूला ले लेते हैं जो हमने प्रूफ किया था। अब इसमें हमने डिनोमिनेटर इक्वल किया है, ट्रांसपोज किया है, तो जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच आया। अब आर ई प्लस एच को हम यहाँ स्मॉल आर मान लेते हैं, तो बाकी चीज़ें आपकी कांस्टेंट हो गई। तो जी डैश प्रोपोर्शनल क्या आया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर के। तो अब सरफेस पे बात करते हैं। सरफेस पे एच आपका जीरो होगा तो आर आपका आर ई के बराबर हो जाएगा। तो जब सरफेस पे आर आपका आर ई होता है तो जी डैश की वैल्यू जी रहती है, और जैसे जैसे अब हम बढ़ाते जाएंगे, आर को इनफाइनाइट पे इंक्रीज करते जाएंगे, स्मॉल आर को इनफाइनाइट करते चले जाएंगे, तो जब ये इनफाइनाइट कर देंगे तो वन इनफाइनाइट लगभग ज़ीरो हो जाता है। यानी जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ऊपर की तरफ तो जी डैश की वैल्यू ज़ीरो होती चली जाएगी, यानी कम होती चली, पहले जी थी अब कम होती चली गई है। means acceleration due to gravity decreases from a maximum value g at surface to 0 to infinity। क्योंकि टोटल इन्फिनिटी पे ज़ीरो हम नहीं कह सकते, वैल्यू मालूम नहीं है, तो ये लिमिटिंग वैल्यू होती है। अब लिमिटिंग वैल्यू में स्लाइड होता है, यानी अप्रोच होता है, तो अप्रोच में क्या होगा, कर्व बनेगा, यानी आर ई की वैल्यू हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो अब जी की वैल्यू क्या थी, जो मैक्सिमम जी था वो कम होता चला आया और ज़ीरो होता चला गया, ऑलमोस्ट लगभग ज़ीरो रहेगा, टोटल ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका एक ग्राफ बन गया, किसके लिए, एल्टीट्यूड के लिए। ओके स्टूडेंट्स, हमने डेप्थ एल्टीट्यूड पढ़ लिया है। जी का वेरिएशन, स्मॉल जी का वेरिएशन दोनों ही दशा में डिक्रीज होता है। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड, कि लैटिट्यूड पर जाने पर, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के लैटिट्यूड यानी किसी एंगल पर जाने पर जी का क्या वेरिएशन होता है। तो ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, ठीक है, यहाँ कोई एक पार्टिकल है अर्थ के सरफेस पे, अब ये अर्थ पे मूव कर रहा है सर्कुलर पार्ट में, तो ये सर्कुलर पार्ट में मूव कर रहा है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी कर रहा है, इसकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा। पार्टिकल यहाँ है,
जब इस सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा होगा, जिसका रेडियस हमने स्मॉल r मान लिया है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे है तो अर्थ के सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा होता है। इस सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो हम अगर F ले लें, तो ये जो फोर्स हमने निकालना होगा, इनके बीच का एंगल पहले काउंट करेंगे। क्योंकि ये एंगल और ये अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर एंगल, तो ये थीटा हमने मान लिया। तो ये अगर हमने F माना है तो इस एंगल पे ये हो जाएगा F cos थीटा। क्या हो जाता है? F cos थीटा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका F cos थीटा आ गया। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पे है तो उसका वेट भी क्या होता है? सेंटर की तरफ होता है। उसका वेट भी क्या होता है? सेंटर की तरफ होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और वेट दोनों ही एक ही डायरेक्शन में आ गए। एक ही डायरेक्शन में आने का मतलब ये हुआ दोनों बैलेंस किस कंडीशन में होंगे? जब उतना ही फोर्स हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा ले जाएं तो वेट को हम बैलेंस कर ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट मूव करेगा। यानी दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे, F cos थीटा और mg के। तो अब अगर हम वेट में से F cos थीटा यानी जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया आपका, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी वेट में से हम सेंट्रीपिटल फोर्स सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो रिमेनिंग वेट आपका आएगा अर्थ के सरफेस पे, क्योंकि जी की वजह से वेट आपका कुछ कम हो जाता है, तो वो पता चल जाएगा रिमेनिंग वेट राउंड करते समय। तो रिमेनिंग वेट आपका ये आ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mr ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है? mr ओमेगा स्क्वायर। अब r की वैल्यू हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फोर्स हम लग रहे हैं ये F cos थीटा है, तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स आपको F cos थीटा रखना होगा। कितना रखना होगा? F cos थीटा। F की वैल्यू हो गई mr ओमेगा स्क्वायर, cos थीटा ये हमने लिखा है। r की वैल्यू इस ट्राइंगल से देख लेते हैं। इस ट्राइंगल में r की वैल्यू निकालनी है। ये अगर थीटा लेके चलते हैं तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। यानी CP आपका बेस हो गया, हाइपोटेनस OP हो गया। CP अपॉन OP इज इक्वल टू कॉस थीटा। CP हमने स्मॉल r माना है और ये अर्थ का रेडियस है RE, तो स्मॉल r अपॉन RE कॉस थीटा। तो स्मॉल r की वैल्यू RE कॉस थीटा। स्मॉल r की वैल्यू हमने पुट कर दी और अब सॉल्व कर लेते। तो G डैश की वैल्यू ये आ गई। अब G डैश की वैल्यू आप देख रहे हैं कि जो G होता है उसमें कुछ वैल्यूज़ माइनस की गई हैं, यानी जो नया आपका ग्रेविटी बनेगी वो क्या हो जाएगी? ओरिजिनल ग्रेविटी से कुछ कम हो गई। यानी जब हम लैटिट्यूड पे जाते हैं तब भी ग्रेविटी आपकी क्या होगी? डिक्रीज होती है। इज़ इट क्लियर? अब हम पोल की अगर बात करें तो पोल पे जैसे हम जाएंगे तो थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा पोल पे, और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो cos 90 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है? 0। तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया और G डैश आपका कैपिटल G आ जाता है, यानी पोल पे G डैश की वैल्यू G हो जाती है, ठीक है। और अगर हम पोल के बाद अगर इक्वेटर की बात करें, यहाँ पहुँच जाए तो इक्वेटर पे थीटा आपका 0 हो जाता है। अगर थीटा 0 हो गया तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो RE ओमेगा स्क्वायर आप माइनस करेंगे तो G में से कुछ कम हो जाएगा। कितना कम होगा? RE ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 4π स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। दोनों की वैल्यू हमें टाइम पीरियड मालूम होता है, अर्थ का रेडियस मालूम होता है, टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू और RE की वैल्यू नोन होती है, दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 0.034। G को अगर लेफ्ट साइड लेके जाएँ तो G डैश में से G माइनस किया गया है, तो कितनी वैल्यू कम हुई ग्रेविटी की ये यहाँ से आ जाती है। अप्रॉक्सीमेट 0.034 आपका कम हो जाता है किस पे? इक्वेटर पे। ओके, तो कितना परसेंट डिक्रीज़ हो गया? 0.35% अप्रॉक्सीमेट में डिक्रीज़ हो जाता है।